अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद लितूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको तशवीशनाक खबर लेके आ रहे हैं वो है कि क्या ये सियालकोट का जो सान्या है इसकी वजह से पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियों का इम्कान है, और क्या अब कुछ ताकतवर ममालिक जहां पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की एक बड़ी तादाद जाती है वो इसको लेकर क्या कंसिडर कर रहे हैं और हमसे क्या जवाबदेही कर रहे हैं और इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं। हम आज आपको इस पर बड़ी खबर देंगे और ये बड़ी परेशान कुन और तशवीशनाक सूरत हाल है। आज जो हम आपको इसमें कुछ चीज़ें बताते हैं कि आप देखिए कि ये कितना खौफनाक इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान में इस ब्लास्फेमी के लॉ को लेकर। आप देखिए कि पाकिस्तान में ज़िया मरदूद ने, ठीक है, उस गद्दार आमिर ने, उस खूनी दरिंदे ने जिसने पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को का अदालती कत्ल किया, एक मुंतखब हुकूमत का खून किया तख्ता उलट कर, आईने पाकिस्तान को रुंदा। उसने जब 1986 में ये ब्लास्फेमी का कानून बनाया तो बड़े ही दिलचस्प स्टैट्स हैं जो बताते हैं कि इस कानून के बनाने के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ, किस तरह से ये जिन बेकाबू होता गया, जिसको मजीद हवा ये टीएलपी बनाकर दी गई। 1986 में ये कानून बना तौहीन मजहब का। 1947 पाकिस्तान के बनने से लेकर 1986 तक यानी कि 39 सालों में पाकिस्तान में जो तौहीन मजहब के वाकयात थे वो सिर्फ 60 हुए थे। जी हां, सिर्फ 60 वाकयात हुए थे। बावजूद इसके कि जो जस्टिस मुनीर की एक कमीशन की रिपोर्ट थी 1954 के 56 की, वो कहती है खुल के कि पाकिस्तान में मज़हब इस्लाम की तशरीह सबसे, जिसे कहते हैं, नामुमकिन बना दी गई है। कोई एक फ़िक्का दूसरे फ़िक्के को मुसलमान मानने को तैयार नहीं। हर फ़िक्के की नज़र में बाकी सब फ़िक्कों के मुसलमान काफिर हैं। उसके बावजूद कि इतनी ज़्यादा उस वक़्त भी फ़िरका वाराना नफ़रत और एक दूसरे को काफिर कहने का सिलसिला जारी था और एक दूसरे की तालीमात को कुफर की तालीमात कहा जा रहा था यहाँ पर उस वक्त के मौलवियों की तरफ से। ये 50 की दहाई की बात है। उसके बावजूद 1986 तक 39 सालों में पाकिस्तान में सिर्फ 60 तौहीन मजहब के वाकयात रिपोर्ट हुए। लेकिन जब ये कानून बन गया और लोगों को एक वेपन दिया गया, खुसूसी तौर पे मौलवियों को और उन तबकात को जो अपने स्कोर्स अपने दुश्मनों से सेटल करना चाहते थे कि आप तौहीन मजहब का कार्ड खेल लें अपने मुखालिफ के खिलाफ, तो उसके बाद 1986 से लेके 2021 तक यानी कि पिछले 36 सालों में 39 सालों में 60 वाकयात हुए, जबकि इन 39 सालों में गुज़िश्ता 36 सालों में 1500 वाकयात हुए तौहीन मजहब के पाकिस्तान में। 39 सालों में 60, 36 सालों में 1500। तो क्या कानून बनने के बाद लोग ज्यादा तौहीन मजहब करने लग गए? कितनी मज़े खेज बात है। इसका मतलब है कि इस कानून का उसके बाद जब ये कानून लोगों के हाथ में आया तो लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल शुरू किया अपने स्कोर सेटल्स करने के लिए। मौलवियों ने माशरे में ताकत एक्वायर करने के लिए कि वो अपनी रीच बढ़ाएं, अपनी खौफ बढ़ाएं, अपनी दहशत कायम करें और अपनी जो हुकूमतें हैं उनको ब्लैकमेल करें, रियासत को ब्लैकमेल करें, सियासी जमातों को ब्लैकमेल करें, अपने मुखालफों को ब्लैकमेल करें। उसके लिए उन्होंने फिर इसका इस्तेमाल शुरू किया, क्योंकि फिर तो एक कानून की शक्ल में उनके हाथ में एक हथियार दे दिया गया। उससे पहले वो हथियार उनके हाथ में नहीं था तो वो क्या कर सकते थे। तो जब ये हथियार उनके हाथ में आया तो 1500 केसेस रजिस्टर्ड हुए।
आसिया बीबी के केस की जब उनकी बरियत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लिखा कि 1990 से लेके 2018-19 तक 62 लोगों को हजूम ने और लोगों ने मावराए अदालत बगैर कोई मुकदमा चलाए सिर्फ तौहीन मजहब का इल्जाम लगने पर कत्ल कर दिया। कानून के हवाले नहीं किया, बाहर ही कत्ल कर दिया। तो ये भी इसी कानून के बाद ये सब कुछ हुआ। और फिर इसको अगर आप देखें तो जला बख्शी गई 2018 में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को मालूम था कि हमारे तोशा खाना में एक हथियार ये भी पड़ा है। उन्होंने कहा क्यों ना हम उस वक्त की पीएमएलएन हुकूमत पे ये लगा के अगला इलेक्शन इनके लिए मुश्किल बना दें। तो वो मुमताज कादरी जिन्होंने अपनी ड्यूटी के बरखिलाफ, उनकी ड्यूटी थी एक गवर्नर की हिफाजत, उन्होंने उस ड्यूटी की खिलाफ वर्जी करते हुए उन गवर्नर को कत्ल किया। उस मुमताज कादरी को उस वक्त के वज़ीर नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद उनको फांसी दी और एस्टेब्लिशमेंट ने उस फांसी को कैश किया और एक तहरीक खड़ी कर दी, तहरीक लब्बैक के नाम से। और फिर 2017 में 2017-18 में फिर उन्होंने फैज़ाबाद धरना करवाया एक हल्फनामे को बुनियाद बनाकर, जो कि वो भी बहुत ही फ्रिवलेस बात थी। जिस तरह का ये फ्रिवलेस इल्ज़ाम था कि आपने फ्रांसीसी सफीर मुल्क से निकालना, जबकि मुल्क में फ्रांसीसी सफीर मौजूद ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद पर 2 जलगारें होगी, दर्जनों पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। सेम ही तब भी कोई हल्फनामे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसको बुनियाद बना के एस्टेब्लिशमेंट ने एक ट्विस्ट देके वो धरना करवाया और इसी तौहीन मजहब के कार्ड को खेला गया। तो उसके बाद से जिन बेकाबू नहीं हो रहा। और ये एस्टेब्लिशमेंट जानती थी कि तौहीन मजहब के कार्ड का इस्तेमाल का कितना खौफनाक असर होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी ये किया। और अब वो जिन इस तरह से बेकाबू हो गया है कि अब जब वज़ीर इमरान खान भी कहते हैं फौज से कि आप इनको तहरीक तालिबान को क्रश, तहरीक लब्बैक को क्रश करें, स्टेट की रिट बहाल करें, तो फौज कहती है हम तो नहीं इनसे लड़ सकते। ये हालात है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये खौफ पाया जाता है पुलिस के अंदर भी, फौज के अंदर भी, कि तहरीक लब्बैक के बहुत ज़्यादा सिंपथाइजर फौज के और पुलिस के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये ना हो कि वो लड़ाई किसी और तरफ बदल जाए, कि उनको मारने के लिए भेजे जाए, वो आपस में कुछ और कर बैठे और मुल्क के ऊपर वो एक नया सवाल खड़ा हो जाए, जिस तरह गवर्नर सलमान तासीर की कत्ल के बाद खड़ा हुआ था कि क्या पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनमें इंतहा पसंद बैठे हुए हैं। तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सवाल उठ गए थे। तो अब ये डरते हैं कि कहीं इधर भी कुछ ऐसा हो गया कि वो बजाय तहरीक लब्बैक को रोकने के वो कहीं उन्होंने बंदूका कर अपने ही साथियों की तरफ कर दिया, तो फिर क्या होगा? फिर आलमी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा? इस चीज से भी डरते हैं। लेकिन ये जो जिन निकाला गया, क्या निकालने वाले जो थे जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती थी? कम से कम अब भी रियासत आंखें खोल के उनके खिलाफ कार्रवाई बनने करे। लेकिन उनको तो प्रमोशंस दी गई। आप देखिए अब यूरोपीय यूनियन आपको क्या कह रही है। यूरोपीय यूनियन आपके जीएसपी प्लस स्टेटस पे, जिसकी वजह से आप यूरोपीय यूनियन में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट्स करते हैं और वो ड्यूटी फ्री जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत फायदा होता है। वो अब उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों पर आपको पूछ चुके हैं कि हम ये आपका जीएसपी प्लस स्टेटस क्यों एक्सटेंड करें, जबकि आप वो काम कर रहे हैं जो जीएसपी प्लस स्टेटस मिलने की हमने कंडीशंस रखी थी कि आप आज़ादी सहाफ़त का एहतराम करेंगे, आज़ादी इज़हार राय का एहतराम करेंगे, अक़लियतों का एहतराम करेंगे, इंसानी हकूक़ का एहतराम करेंगे, सिविल लिबर्टीज़ का एहतराम करेंगे और जमहूरियत का एहतराम करेंगे। लेकिन आप इन तमाम
शराइत की खिलाफ वर्जी करते जा रहे हैं, तो हम आपको जीएसपी प्लस स्टेटस क्यों आपको एक्सटेंड करें, क्योंकि अब वो उसकी एक्सटेंशन का टाइम आ गया है। और अब हालात ये है कि ये जो सियालकोट का वाकया है, वो कह रहे हैं कि हाँ जी अब बताएं, हमने आपसे पूछा था ये आपने इस तरफ भी क्या किया है, तब हम क्या जवाब दें उधर, आप बताइए। जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जो उधर एक हमारी कांग्रेस में कमेटी है पाकिस्तानी अमेरिकन की, बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, आज उनका भी बयान आया हुआ है। वो कह रहे हैं इस वाक़े के बाद हम डिफेंड ही नहीं कर पा रहे पाकिस्तान को। जिस कमेटी में जाएं, जहाँ जाएं, लोग हमसे पूछते हैं हाँ ये क्या हुआ सियालकोट में, क्यों किया ये सियालकोट में, क्या करते हैं आप पाकिस्तान में, तो अब बताइए ना, ये कौन सी कौमी खिदमत की गई है, ये तौहीन मज़हब का सियासत में इस्तेमाल करके। और फिर आप देखिए, फिर भी ये रियासत, ये इस्टेब्लिशमेंट कह रही है टीएलपी के ऊपर से पाबंदी हटवाई है इन्होंने मुआहदा करके, और कह रहे हैं अब इनको मेन स्ट्रीम करें ताकि ये इलेक्शन में हिस्सा लें। आप एक चीज बताइए, आप एक इंतहा पसंद तंजीम को नहीं मेन स्ट्रीम करने की बात कर रहे, आप इस वक्त इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को मेन स्ट्रीम करने की बात कर रहे हैं। और ये मेन स्ट्रीम होने की एक झलक सियालकोट में आ गई है। इसका पहला आपकी इस पॉलिसी का नतीजा सियालकोट में आ जाए, आप इंतहा पसंदी को माशरे में, समाज में, पाकिस्तानी अवाम में, पाकिस्तान की सियासत में मेन स्ट्रीम करेंगे, तो फिर लोग इस तरह से, जिस तरह से श्रीलंकन प्रियंथा बेचारे को, मैनेजर को इस बेईमाना तरीके से, उस दरिंदगी से बेचारे को कत्ल करके उसकी लाश तक जलाई गई, ये होगा पाकिस्तान में, गली कूचों में आगे ही हो रहा है। फिर तो ये बिल्कुल जायज हो जाएगा। आपने, रियासत ने जस्टिफाई कर दिया है कि मॉब वायलेंस ही रियासत से अपनी बात मनवाने और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का एक तरीका है। मॉब्स आए, उन्होंने पुलिस एहलकार शहीद किया, अपने साथ रिजवी छोड़ दिया, उसके बाद मॉब्स को, इन जत्थों को हौसला अफजाई उनकी, उनका अच्छा हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए तो हम तो ये करके छुड़वा लेंगे उसको। तो यही आपने उस फिर जस्टिफिकेशन की बुनियाद पे इधर भी एक जत्था मुतहर्रिक हुआ। उनको गुस्सा ये था उस बेचारे बैंक में, उस फैक्ट्री मैनेजर पे, कि वो उनको कहता था काम सही से करो, रिज़्क़े हलाल खाओ, काम सही से करो, और उन्होंने उस पर तौहीन मज़हब लगाकर उस बेचारे को कत्ल कर दिया। अब सियालकोट की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कहा है कि ये जाती वो चपकलिश की बुनियाद पे इन्होंने झूठा तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया उस बेचारे फैक्ट्री मैनेजर पर, श्रीलंकन पर। तो बात ये है कि ये भी क्यों हो रहा है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले भी सब क्यों चीख रहे हैं, क्योंकि सियालकोट पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सियालकोट में। इतने बड़ी इंडस्ट्री है, इतने वहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ बैठे हुए कि उन्होंने अपने पैसों से वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया है, अपने पैसों से एक एयर सियाल खड़ी कर दी है। इतने अमीर कबीर, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ पे, और अब उनकी पूरी इंडस्ट्री इस टाइम स्टेक पे लग गई है शेख वाक़े की वजह से। क्यों? क्योंकि अब बैरूनी दुनिया में बैठे हुए जो इम्पोर्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम उस मुल्क में जहाँ पर तौहीन मज़हब के इस्तेमाल कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुखालिफ आवाज़ों को कुचलने के लिए इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है, सियासत को गंदा करने के लिए, उस मुल्क से हम चीज़ें इंपोर्ट करें, और उस मुल्क के भी उस शहर से जहाँ पर यह वाक़या हुआ है। तो अब सोचिए पाकिस्तान को कहाँ पर खड़ा किया गया आज। इसका कोई जिम्मेदार है? किसी से जवाबदेही हो सकती है इसमें? हमारे एक जानने वाले हैं, उनके भाई कोरिया में होते हैं, वो वहाँ पर बैठ के, उनका वहाँ पे ऑफिस है, और दूसरे भाई उनके यहाँ पर होते हैं, वो यहाँ से इंपोर्ट्स करते हैं कोरिया में रॉ मटेरियल, जो वहाँ पर वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने बताया कि हमें फ़िलहाल जो कोरियंस हैं, इस वाक़े के बाद उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर हम प्लेस कर चुके हैं, जिसकी पेमेंट हो चुकी है, वो तो हमें डिलीवर कीजिए, लेकिन इसके बाद के ऑर्डर्स पे हम कंसिडर करेंगे हमने आपसे लेने हैं कि नहीं, क्योंकि आपके मुल्क में ये होता है जो सियालकोट में हुआ है, ये उनको कहा गया है। तो बड़े परेशान थे, उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि यार ये क्या हुआ है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो हमने कहा जी हम क्या कर सकते हैं। तो ये इसके रिप्रिकॉशंस हैं। और सोचिए कि ऐसे मुल्क में
जिसकी इस वक्त इकोनॉमी कोलैप्स पर पहुंची हुई है। IMF सऊदी अरब शदीद सख्त कंडीशन पर आपको कर्जे दे रहे हैं। आपका ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल ही आउट ऑफ बैलेंस हो गया, आपकी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल निकल गया, आपका डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। इस महंगाई के दौर में जबकि सब कुछ कारोबारी इंडस्ट्री का मजीद ऑलरेडी जो IMF के अब नए सिरे से दोबारा वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, दोबारा से आपकी इकोनॉमी और आपकी जो इंडस्ट्री है वो सफ़र करने जा रही है आने वाले महीनों में। ऐसे में ये वाकया जलती पर तेल है, ये आपकी इंडस्ट्री मज़ीद तबाह कर देगा, पाकिस्तान को मज़ीद तबाह कर देगा। लेकिन जिन्होंने ये पाले उनसे कोई जवाबदेही नहीं। वो अभी भी कह रहे हैं कि TLP को सियासत करवाएंगे, उनसे इलेक्शन लड़वाएंगे, और उसकी बुनियाद पे वो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट, और उनको कह रही है कि अगर डील हमसे नहीं करोगे तो हम TLP के जरिए तुम्हारा वोट काटेंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वो करेंगे। ये अभी भी हालात है। और इस मुल्क का वज़ीर आज़म है वो बैठा हुआ जनाब, वो अलहदा सी अपनी एक दुकान खोल के बैठा हुआ है कि जी वो रिसर्च करें कि मगरबी माशरे ने पाकिस्तानी उस पर इन्फ्लुएंस किया कि नहीं, वो सिंगल करिकुलम जो उनसा है, यानी यकसा निसाब की जो पॉलिसी लाए हैं, उसमें वो तमाम की तमाम मजहबी लवाजमात को तो आगे ला रहे हैं। लेकिन क्या इतना फोकस, अगर वो आप सोचिए, अगर वो साइंस, इंजीनियरिंग, IT इस पर देते तो क्या पाकिस्तान तरक्की ना करता, हमारी नस्ल का मुस्तकबिल ना संवर जाता। लेकिन आप उनको मजीद मजहब की तरफ तो राग़िब कर रहे हैं, जो कि ठीक है, हम सब मुसलमान हैं, हमें क्या आपको बार बार बताने की ज़रूरत है कि आपकी ये तालीमात है, आपकी ये, हमें पता है यार हमारी तालीमात, हम रिज़्क़े हिलाल खाते हैं। आप छोड़िए ये बात, ये रियासत की बात नहीं है हमें ये सिखाना कि आप ये इतने मजहबी हों और इतने ना हों, ये आपका काम नहीं है। आप हमें तालीम, गवर्नेंस दीजिए जिससे हम आगे बढ़ सकें पूरी दुनिया में। आप हमें इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।